तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं सिविक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो बेसिकली पावर शेयरिंग होता क्या है? ठीक है, देखो, इस चैप्टर में करेंगे मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, दूसरा बेल्जियम का केस स्टडी, थर्ड श्रीलंका का केस स्टडी और फोर्थ इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है। ठीक है, देखो, पावर शेयरिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन। मतलब राइट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच। तो पहले ये समझना होता ऑर्गन्स होता क्या है। मीन्स ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि अपने पावर को ऑर्गन्स के बीच में, मतलब गवर्नमेंट अपने पावर को ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे। बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है वो 2 टाइप से होता है। एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर का, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जो हम लोग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, जब कभी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के टाइप्स नहीं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे लिखा जाता है? वर्टिकली लिखा जाता है। पहले यूनियन या फिर सेंट्रल जिसे हम बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, वो कैसे लिखा जाता है? वर्टिकली। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे लिखा जाता है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप से होता है। एक होता है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, एक होता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो यहाँ जो बताया है डेफिनेशन में वो है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना फर्स्ट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ग्रुप्स इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग इट इन वन पर्सन और वन इंस्टीट्यूशन। मतलब इसका मतलब यह है कि पावर को ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, पावर किसी एक पर्सन के हाथों में ना हो, कंसेंट्रेशन किसी एक पर्सन या किसी एक ग्रुप के हाथों में ना हो। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम लोग तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कैसे होता है। एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, और एक होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो पावर को डिवाइड करना ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा पावर लेके बैठा है। ठीक है, ये गलत है। कभी भी गवर्न करना है किसी भी कंट्री को तो क्या करना होता है? पावर को डिवाइड करना होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है, पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग कैसे होता है, पावर शेयरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, पावर शेयरिंग क्यों करना है। ठीक है, तो इस पावर शेयरिंग को हम लोग 2 एग्जाम्पल से समझेंगे, 2 केस स्टडी से समझेंगे। जो पहला है बेल्जियम का, दूसरा है श्रीलंका का। कि बेल्जियम में किस तरह से पावर शेयरिंग किया गया और श्रीलंका में किस तरह से पावर शेयरिंग किया गया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम लोग बेल्जियम की बात करें, ठीक है, तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप कॉन्टिनेंट में एक छोटा सा कंट्री है बेल्जियम। ठीक है, साइज क्या है? स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। मतलब जो बेल्जियम है वो हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। ठीक है, बेल्जियम एक कंट्री है। ठीक है, अब वो हमारे हरियाणा जैसे स्टेट से भी छोटा कंट्री है। ठीक है, अगर उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो उसका पॉपुलेशन अबाउट 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं, वहां का पॉपुलेशन है। नेबरिंग कंट्री क्या है वहां का? ठीक है, तो नेबरिंग कंट्री हम मैप में देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा बेल्जियम है। ठीक है, बेल्जियम की जस्ट नॉर्थ पार्ट में क्या है? नीदरलैंड। इस पार्ट में क्या है? फ्रांस। यहाँ पे है जर्मनी, यहाँ है लग्जमबर्ग और यहाँ है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी तो सी है। अगर कंट्री की बात करते हैं तो नीदरलैंड नेबरिंग कंट्री है, जर्मनी नेबरिंग कंट्री है, लग्जमबर्ग नेबरिंग कंट्री है और तुम्हारा फ्रांस नेबरिंग कंट्री है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 इसकी नेबरिंग कंट्री है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेबरिंग कंट्री पे डिपेंड कर रहा है बेल्जियम का लैंग्वेज। ठीक है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। देखो, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश जो यहाँ लिखा है फ्लेमिश रीजन है, रीजन मतलब एरिया है। तो फ्लेमिश एरिया में डच स्पीकिंग पॉपुलेशन कितना है? 59%। अब डच कहाँ का लैंग्वेज है? डच नीदरलैंड का लैंग्वेज है। जैसे हमने यहाँ देखा था ना,
कि बेल्जियम की इस साइड में नीदरलैंड है, बेल्जियम के यहाँ पे नीदरलैंड है, जो डच लैंग्वेज है वो कहाँ का है, डच लैंग्वेज नीदरलैंड का है। ठीक है, तो 59% लोग क्या बोलते हैं बेल्जियम में, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% बेलोन्स रीजन में जो रहते हैं, बेलोन्स क्या है, वो भी एक एरिया है, जैसे फ्लैमिश एरिया है ना, वैसे बेलोन्स भी एक एरिया है। वहां पे 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच। ठीक है, क्योंकि बेल्जियम के बगल में, मतलब बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री फ्रांस भी है। रिमेनिंग 59 और 40 99 हो गया। रिमेनिंग 1% लोग क्या बोलते हैं, जर्मन। ठीक है, क्योंकि जर्मनी भी बेल्जियम का नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, तो 3 लैंग्वेजेस वाले लोग हैं वहां पे। 59% डच स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, रिमेनिंग 1% जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, ये था बेल्जियम का लैंग्वेज कम्युनिटीज इन बेल्जियम। अगर हम लोग बेल्जियम की कैपिटल की बात करें जो कि ब्रुसेल्स है, तो कैपिटल ब्रुसेल में कैसा लैंग्वेज कंपोजिशन है, 80% फ्रेंच स्पीकिंग है और 20% डच स्पीकिंग है। मतलब यहाँ डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। ब्रुसेल जो ब्रुसेल बोलते हैं, बेल्जियम, बेल्जियम जो कि कंट्री है, वहाँ डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन कम है। और इसका जस्ट अपोजिट इसके कैपिटल ब्रुसेल में फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज्यादा है और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन कम है। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेल्जियम का कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, मतलब सॉरी हो नहीं रहा, क्यों हुआ होगा या क्यों हुआ था। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल वर रिचर एंड मोर पावरफुल। मतलब बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो अमीर हैं और ज्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, डच स्पीकिंग पीपल फेल्ट इग्नोर्ड एंड ट्रीट अनफेयरली। डच स्पीकिंग पर्सन को इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो अमीर है और पावरफुल है। ठीक है, तो इस कारण से वो फ्रेंच स्पीकिंग डच स्पीकिंग के साथ क्या कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं और उन्हें अनफेयरली ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज, मतलब उन दोनों, मतलब फ्रेंच और डच जो स्पीकिंग कम्युनिटीज है उनके बीच में क्या टेंशन अराइज हो रहा है, दिस क्रिएटेड टेंशन एंड डिफरेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज। मतलब इसलिए टेंशन अराइज हो रहा है और दोनों कम्युनिटीज के बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस अराइज हो रहा है। मतलब इधर समझे आप हैं और अदर किसी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, आप खुद को सुपीरियर शो कर रहे हैं और उसको लाइक बहुत डाउन शो कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, एक एलिनेशन का फीलिंग आएगा। उसे लगेगा कि हम आपसे बहुत अलग हैं। ठीक है, उसे डिफरेंस फील होने लगेगा आपसे, जो कि गलत होगा किसी एक प्लेस में रहने के लिए, किसी एक देश में रहने के लिए, किसी एक घर में रहने के लिए, किसी एक कंपनी में काम करने के लिए। अगर हम दूसरे को अलग फील कराएंगे तो वो हमारे साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, वो हमारे साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकता। तो वैसे अगर दो कम्युनिटी में, अगर दूसरा कम्युनिटी पहले कम्युनिटी से अलग फील कर रहा है, एलिनेटेड फील कर रहा है, तो कभी भी हम उस कंट्री को आगे लेके नहीं जा सकते हैं। कंट्री कभी भी आगे जाता है तब जब वहां के लोग मिलके यूनाइट होके कंट्री को डेवलप करते हैं, कंट्री को आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा, जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो डच स्पीकिंग को एलिनेशन फील करवा रहा कि आप लोग लाइक इंफीरियर है, हमसे इंफीरियर तो नहीं बोलेंगे, हमसे डाउन है, हमसे लाइक लो लेवल के हैं। ठीक है, लैंग्वेज डिस्प्यूट हो रहा है यहाँ पे, फ्रेंच वाले बोल रहे हैं हम फ्रेंच बोलेंगे, डच वाले बोल रहे हैं हम डच बोलेंगे। रिजल्ट क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज बिटवीन द टू कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960s। मतलब 1950s और 1960s में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था। मतलब 1950 और 1960 में यह कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया था। ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कब हो रहा था, 1950-60 के आसपास। अगर हम लोग बात करें ब्रुसेल की, तो ब्रुसेल क्या है, बेल्जियम का कैपिटल है। वहाँ 80% फ्रेंच है, 20% डच है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था। ब्रुसेल हैड अ डिफरेंट लैंग्वेज कंपोजिशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री व्हिच मेड पावर शेयरिंग मोर चैलेंजिंग। मतलब ब्रुसेल में क्या है, जो लैंग्वेज कंपोजिशन है वो कंट्री से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग कम है, डच स्पीकिंग ज्यादा है, और यहाँ क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा है और डच स्पीकिंग कम है। अब हम आते हैं बेल्जियम का पावर शेयरिंग का मॉडल, मतलब बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया कैसे। तो फर्स्ट है इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच। मतलब वहाँ फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे, बट इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मिनिस्टर थे वो फ्रेंच और डच के इक्वल थे।
मतलब अगर मान लो 200 मिनिस्टर हैं तो 100 मिनिस्टर फ्रेंच लैंग्वेज का और 100 मिनिस्टर डच लैंग्वेज का, पर दोनों मिनिस्टर इक्वल है। ठीक है। सेकंड है, पावर वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीड ऑफ कीपिंग एवरीथिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को स्टेट गवर्नमेंट को भी डिवाइड किया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया। ठीक है। जैसा इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपना पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। वैसे यहाँ भी क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया। ठीक है। A community government was formed for cultural, educational and language related matters। एक और गवर्नमेंट वहां बनाया गया जो क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या था, वो कल्चर रिलेटेड, एजुकेशनल रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड मैटर्स पे फोकस करेगा, क्योंकि देखो वहां दो लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं। ठीक है। और ऐसा प्रॉब्लम पहले हो चुका है लैंग्वेज को लेकर, तो इसलिए एक टाइप का गवर्नमेंट बना दिया गया कि आने वाले टाइम में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, तो गवर्नमेंट वो सारे मैटर्स को लुक आउट करे। नेक्स्ट आता है 3 लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है। बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है नेशनल इशू जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी। ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, जो स्टेट रिलेटेड या रीजन रिलेटेड मैटर है, जो स्टेट का मैटर, जैसे इंडिया में स्टेट का मैटर कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट। जो डिफेंस वगैरह है, करेंसी है, उसका कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेम यहाँ पे वो हो रहा है। और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो क्या दिख रहा है, टेक्स केयर ऑफ नीड एंड आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चरल कम्युनिटीज। मतलब वो आइडेंटिफाई कर रहा है डिफरेंट लैंग्वेज नीड्स को या कल्चर नीड्स को, जो भी कल्चर को नीड्स है, जो भी कल्चर में लाइक सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट के साइड से, वो कल्चरल सपोर्ट कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है, power was created among different levels and communities instead of being concentrated in one place। मतलब पावर का कंसंट्रेशन एक प्लेस में, एक पर्सन में या एक इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया गया, पावर लोगों में, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, द बेल्जियम मॉडल शोज हाउ पावर शेयरिंग हेल्प्स मैनेज डाइवर्सिटी एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन कंट्री। मतलब बेल्जियम मॉडल ये शो करता है कैसे पावर शेयरिंग हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में, और कैसे कॉन्फ्लिक्ट हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेल्जियम। लोकेशन क्या है बेल्जियम का, ये बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है यूरोप का। ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, डच स्पीकिंग 59% और फ्रेंच स्पीकिंग 40%, जो हमने पहले बता दिया है। ठीक है। यहाँ जो भी डिटेल्स यहाँ दिया है इस स्लाइड में, ये हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेल्जियम कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा था, ये पावर शेयरिंग होने से पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा था वहाँ पे, लैंग्वेज डिफरेंस था वहाँ पे, इनइक्वालिटी इन पावर था, फ्रेंच का पावर ज्यादा था और डच के पास पावर कम था। इकोनॉमिक डिफरेंसेस, फ्रेंच अमीर थे, डच गरीब थे। ठीक है। इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी आ रहा था। कल्चरल डिफरेंसेस, बोथ कम्युनिटी है डिफरेंट ट्रेडिशन, फेस्टिवल एंड वे ऑफ लाइफ। जब दो कम्युनिटी अलग अलग है तो उनका वे ऑफ लाइफ, उनका ट्रेडिशन, उनका कल्चर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो इस कारण से डिफरेंसेस आता है। ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, टेंशन बढ़ने लगा उन दोनों के बीच। अब आता है एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। हमने पहले बताया था कि वहां पे पावर शेयरिंग कैसे हुआ। देखो, पहला हुआ था सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट के बीच, फिर हुआ था कम्युनिटी गवर्नमेंट, फिर रीजनल गवर्नमेंट एंड लास्ट स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ब्रुसेल। मतलब 3 लेवल में डिवाइड किया गया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, फिर डिवाइड किया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट, नेक्स्ट डिवाइड हुआ रीजनल गवर्नमेंट और लास्ट हुआ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ब्रुसेल। मतलब सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट तो हमें पता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट वो भी मैंने बता दिया है। रीजनल गवर्नमेंट का काम क्या था, बेल्जियम हैज 3 रीजनल गवर्नमेंट, फ्लेमिश रीजन, वैलोन रीजन, ब्रुसेल कैपिटल रीजन। मतलब एक फ्लेमिश रीजन जो हमने पढ़ा था। ठीक है। दूसरा वैलोन रीजन। ठीक है। फ्लेमिश में क्या था, डच स्पीकिंग, वैलोन में क्या था, फ्रेंच स्पीकिंग, और बेल्जियम, बेल्जियम जो कि इसका कैपिटल था। तो ये तीनों जो मेजर पार्ट था, इसका अलग गवर्नमेंट बना दिया गया कि वो तीनों मेजर पार्ट को मैनेज कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ब्रुसेल। ब्रुसेल इज अ बाइलिंगुअल सिटी। बाइलिंगुअल सिटी मतलब जहाँ 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेज है। ठीक है। इट हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट एंड शेयर पावर विद बोथ फ्लेमिश एंड फ्रेंच कम्युनिटी। मतलब यहाँ से अरेंजमेंट किया गया कि पावर शेयरिंग दोनों लैंग्वेज में हो, फ्रेंच में भी और डच में भी। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट फॉर्म टू लुक आफ्टर द कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज।
तो मैंने पहले बताया था कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करता है, कल्चर के बारे में ध्यान देता है, लैंग्वेज के बारे में ध्यान देता है और एजुकेशनल मैटर में फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है श्रीलंका की। अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका का क्या है डिटेल्स। श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, हमारे एक साल बाद 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, द लीडर ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over the government by virtue of their majority। तो वहाँ का सिन्हाला कम्युनिटी था, वहाँ दो कम्युनिटी थे, सिन्हाला एंड तमिल्स। तो सिन्हाला तमिल सिन्हाला कम्युनिटी क्या चाह रहा था कि वो पावर में आ जाए, उनका कंट्रोल हो श्रीलंका पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ दो ही कम्युनिटी है, सिन्हाला एंड तमिल। तमिल में दो कैटेगरी है, इंडियन तमिल एंड श्रीलंकन तमिल। ठीक है, तो अगर जो सिन्हाला कम्युनिटी था, जो सिन्हाला लैंग्वेज वाले लोग थे, वो लोग चाह रहे थे कि पावर में हम लोग आए। ठीक है, और रूल हम लोग करें। ठीक है, सिन्हाला का परसेंटेज क्या रहा वहाँ पे 74% सिन्हाला है, श्रीलंकन तमिल 13% है, इंडियन तमिल 5% है, मतलब टोटल तमिल कितने हुए 18। टोटल सिन्हाला है 74, तमिल है 18 में इंडियन तमिल है 5%, श्रीलंकन तमिल है 13% और अदर जो है वो 8% है, जिसमें हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन के लोग इंक्लूडेड है। टू टाइप्स ऑफ तमिल जो मैंने पहले बताया था, श्रीलंकन तमिल और दूसरा इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल कौन है? दे आर नेटिव रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका के नेटिव है। ठीक है, दे हैव लिव्ड इन द कंट्री फॉर मैनी जनरेशन, वो बहुत पुराने टाइम से, लाइक उनका जनरेशन बहुत पुराने टाइम से वहाँ पे रह रहा है। ठीक है, उनका जो ओल्ड जनरेशन है वो भी वही रहा है और लाइक उनका ओल्ड जनरेशन का बर्थ वही गया है, मतलब वो वहीं के ओरिजिनली है। और जो इंडियन तमिल है वो उससे इंडिया से भेजा गया था ब्रिटिश के टाइम पीरियड में टी प्लांटेशन के, क्योंकि श्रीलंका जो है वहाँ टी प्लांटेशन का काम होता है। ठीक है, तो टी प्लांटेशन में ब्रिटिश के टाइम पीरियड में लोगों को यहाँ से भेजा गया, वो वहाँ गए, वहाँ काम किए और वहीं पे सेटल हो गए, तो वो कहलाते हैं इंडियन तमिल। ठीक है, रीजन क्या है? मोस्ट सिन्हाला पीपल आर बुद्धिस्ट, जो मैक्सिमम सिन्हाला पीपल है वो बुद्धिस्ट है। ठीक है, मोस्ट तमिल आर हिंदू एंड मुस्लिम, जो मैक्सिमम तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम है। अबाउट 7% ऑफ द पॉपुलेशन क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। अप्रॉक्स 7% जो है क्रिश्चियन रिलीजन के लोग हैं, जो कि तमिल भी है और सिन्हाला भी है, मतलब तमिल और सिन्हाला को मिला के टोटल 7% है जो कि क्रिश्चियन है अप्रॉक्स। मिनिमम मेजोरिटीज्म, मेजोरिटीज्म क्या होता है? जिसका पावर ज्यादा उसका गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सिन्हाला पावर में आएंगे, सिन्हाला बोलने वाले, सिन्हाला स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो वो पावर में आएंगे। ठीक है, majoritism is the belief that majority community should rule the country and can make decision according to its wishes। मैं जो मेजोरिटीज्म का मतलब क्या होता है कि जिसका मेजोरिटी है वो कंट्री में रूल करेगा और वो अपने विशेष के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। ठीक है, इवन एक माइनॉरिटी डिसएग्री, अगर माइनॉरिटी डिसएग्री कर रहा है, जो माइनॉरिटीज है वो डिसएग्री कर रहा है, तो मेजोरिटीज जो है वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन को लेता है। मतलब समझो अगर हम 100 लोग हैं और आप 2 लोग हैं, हम 100 हैं हिंदी बोलने वाले, आप 2 हैं इंग्लिश बोलने वाले, तो डिसीजन हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जो हमको सही लगेगा, जो मेरा विलिंगनेस होगा, जो मेरा विशेष होगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे। आपको वो अच्छा लगे खराब लगे मेरे लिए मैटर नहीं करता। सेम चीज हो रहा था श्रीलंका में, जो सिन्हाला को सही लग रहा वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनके लिए तमिल्स का कोई भी लाइक सोच या तमिल्स का कोई भी चीज मैटर नहीं करता है। ठीक है, They wanted to secure dominance over the government and other important institutions। मतलब जो सिन्हालास हैं वो गवर्नेंस के ऊपर अपना डोमिनेंस चाहते हैं। गवर्नेंस में जो शासन चलाया जाता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके ऊपर सिन्हाला अपने कंट्रोल चाहते हैं। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर सिन्हाला अपना कंट्रोल चाहते हैं। The government adopted a series of policy favored the Sinhala community। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी ला रहा है वो किसके फेवर में ला रहा है? सिन्हाला के फेवर में ला रहा है, वो कभी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है तमिल को। ठीक है, बट मेजोरिटिज्म डिड, मेजोरिटिज्म क्या क्या किया? द मेजोरिटी कम्युनिटी इम्पोज इट्स विल ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब जो मेजोरिटी कम्युनिटी वो अपने विल को इम्पोज कर रहा है माइनॉरिटी पे। विल मतलब विलिंगनेस, मतलब अपनी इच्छा को इम्पोज कर रहा है। इम्पोज करने का अगर एग्जाम्पल है तो जैसे हम आप पे इम्पोज कर रहे हैं, जब मैं इकोनॉमिक्स में मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर आपके पास अच्छा आइडिया भी है बट हम अपने आइडिया को इम्पोज कर रहे हैं कि आप किसी टाइप से काम करो, तो इम्पोज करना मतलब फोर्सली आपको कोई चीज बताना कि आप ऐसे करो। ठीक है, तो फिलहाल क्या कर रहे हैं? इम्पोज कर रहे हैं इसके तमिल पे। ठीक है, द मेजोरिटी कम्युनिटी इम्पोज इट्स विल ऑन माइनॉरिटी कंपनी, मतलब जो सिन्हाला का इच्छा है वो माइनॉरिटी पे इम्पोज किया जा रहा है।
ये सिंहाला तुम भी बोलो या जो भी है, लाइक जो इनका सोच है उसी को फॉलो करो तुम लोग। ठीक है, तमिल अपने सोच के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, तमिल के अकॉर्डिंग पॉलिसी नहीं बन सकता है। ठीक है, इट इग्नोर द नीड्स राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का जो भी इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी का जो भी राइट्स है, माइनॉरिटी का जो भी नीड्स है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, मतलब माइनॉरिटी को वैल्यू नहीं दिया जा रहा। ठीक है, इट लाइक द डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर। इससे क्या होता है, माइनॉरिटीज को वैल्यू नहीं देंगे तो जॉब में, ठीक है, एजुकेशन में, हर एक जगह क्या होगा, माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा। ठीक है, अब स्टार्ट होता है सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, घर के अंदर लड़ाई, अपने लोगों में लड़ाई। वो एक घर की बात है, एक देश की बात हो, सिविल वॉर का अपने लोगों से लड़ाई। वाई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट क्यों होता है? सिन्हाला वाज मेड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को इकलौता ओनली वन ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जिससे तमिल को प्रॉब्लम होने लगा कि तमिल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तमिल स्टूडेंट हैड फीवर अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी। जो तमिल स्टूडेंट थे उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा था यूनिवर्सिटी में या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, जो मेजर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वो सिन्हाला को मिल रहा। ठीक है, तमिल पीपल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड सर्विस। जो गवर्नमेंट जॉब एंड सर्विस है वहाँ तमिल लोगों को, तमिल पीपल को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, मतलब उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेटस टू बुद्धिज्म इग्नोरिंग द अदर रिलीजियन। मतलब सिन्हाला का मेन रीजन क्या था, बुद्धिज्म। तो वहां पे क्या किया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेन प्रेफरेंस किसको दे रहा, बुद्धिज्म को, अदर रिलीजन को कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा। मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो सिन्हाला के दिया जा रहा। ग्रोइंग डिसकंटेंट। ठीक है, तमिल पीपल फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड एलियनेटेड। तमिल पीपल क्या लगा, एलियनेटेड, मतलब अलग फील हो रहा है। और इस कारण से क्या होगा, अब यहाँ सिविल वॉर स्टार्ट होगा। तमिल लोग डिफरेंट तमिल इलम का डिमांड करेंगे, मतलब तमिल स्टेट का डिमांड करेंगे, मतलब खुद के लिए अलग स्टेट का डिमांड करेंगे वो लोग। अब आता है बेल्जियम वर्सेस श्रीलंका का कंपेरिजन। हमने पहले पढ़ लिया था, बेल्जियम में हिस्टैग से पावर शेयरिंग हुआ, श्रीलंका में हिस्टैग से पावर शेयरिंग हुआ। ठीक है, इसे एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन एंड हमारा प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन डिफरेंस, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।